हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तर्कस क्लासेज में। आज हम करने जा रहे हैं सेट नंबर 2, जो कि 25, जिसमें 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, जिसके हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया जाएगा और एकदम फुल डिटेल किया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये सिर्फ 25 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, इसके साथ में जितने भी सारे ऑप्शन होंगे और अलग से भी कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि बिहार एसएससी, बिहार एसआई, पीटी मेंस, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे एलपी का एग्ज़ाम हो, एसएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो अगर जो आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि पंजाब की विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है कि 29 मार्च 1849 ईस्वी को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1848 से 1849 तक में हुआ था। तो ये क्वेश्चन सही है। दूसरा है कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। जब राजा हार ही गया तो उसका जितना साम्राज्य है वो तो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन ही जाएगा। नेक्स्ट है दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। ये गलत है। दिलीप सिंह को लगभग 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दी गई थी। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 1849 में हुई थी और इसमें सिखों की हार हुई थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल उस टाइम थे लॉर्ड डलहौजी ने एक घोषणा के जरिए पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह की स्थिति क्या थी? तो विलय के साथ ही महाराजा दिलीप सिंह को का शासन समाप्त हो गया और उनके सभी प्रदेश ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गए। संधि के शर्तों के अनुसार महाराजा दिलीप सिंह को उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें 4 से 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई थी। उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था। पाउंड में बोलेगा तो 40 से 50,000 पाउंड। कोहिनूर हीरा। इसी विलय के दौरान प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो कि उस समय राजा दिलीप सिंह के पास थे, महाराजा दिलीप सिंह के पास थे, उनसे अंग्रेजों ने छीनकर इंग्लैंड की महारानी को भेंट दिया था, जो कि उस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था? तो किस वर्ष से महिला लोग जो है जितना भी अधिवेशन होता था कांग्रेस का, कब से महिला लोग उसमें भाग लेने लगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें महिला कब से भाग लेना शुरू की? 1889 ईस्वी में। अच्छा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोयमेश चंद्र बनर्जी। बोयमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? तो इसका पहला अधिवेशन जो है वो बम्बई में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम थे इसके संस्थापक। ठीक है, और इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, लेकिन शुरुआती कुछ वर्षों तक इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी नहीं थी। 1889 के 5वें अधिवेशन में पहली बार 10 महिलाओं ने भाग लिया था। तो 5वें अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, और इसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 10 महिलाओं ने भाग लिया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने किस अधिवेशन से भाग लेना प्रारंभ किया था? तो 5वें अधिवेशन से। और वो 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। इसमें ऐतिहासिक भाषण 1890। ठीक है, तो जो है कांग्रेस के मंच से पहली बार कोई महिला जो है भाषण दी थी, वो कौन थी? कादम्बनी गांगुली जी थी। वो कब दी थी? तो 1890 ईस्वी में। कैवें अधिवेशन में? तो छठे अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इस
कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के मंच से भाषण देने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा। कादम्बनी गांगुली कौन थी? तो दक्षिण एशिया की पहली महिला ग्रेजुएट थी। ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी में। कौन बनी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। किसवें अधिवेशन में? तो 33वें अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगर जो क्वेश्चन में सिर्फ पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष, तब हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है। अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट जो है वो इंडियन नहीं थी। ठीक है। तो ये कहाँ की थी? तो ये आयरलैंड की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो इसमें जो है मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी के हुआ था भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है। जालियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1909, यानी कि पहले मार्ले मिंटो सुधार, फिर 1919, 1909, 1919 यानी जलियांवाला बाग त्रासदी, फिर गांधी इरविन समझौता 1931 और फिर 1942 अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। यहाँ पर गलत मार्किंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं, जिसने पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब की गई? 1909 ईस्वी में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है। जालियांवाला बाग, तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध कर रही निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर के आदेश से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। जैसा कि गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुए इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुए थे। तो आपको कमेंट में बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था और टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे और कब कब हुए थे। ये आपको कमेंट में आंसर इसका देना है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए वायसराय लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव, जिसमें पहली बार डोमिनियन स्टेट्स यानी स्वशासन की बात स्वीकार की गई थी। इसलिए किया गया था क्योंकि उसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का हेल्प चाहिए था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? मतलब कह सकते हैं कि किसने समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का मूल मसौदा किसने तैयार किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। ये 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को सभा के सामने रखा था। इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन और अनुशंसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो कब शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसी आंदोलन में गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध नारा करो और मरो दिया था। करो या मरो दिया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि करो या मरो जो है नारा जो है गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो कब क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। इसके तुरंत बाद 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तो आपको कमेंट में बताना है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था। ठीक है। इसका आंसर कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल। तो इस क्वेश्चन का डिटेल है, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने ही प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद, इसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था, HSRA। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की थी और प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन लिखा था। बंदी जीवन जो है कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि बंदी जीवन जो है वो किसने लिखा था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे, सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला ऑप्शन है मास्टर सूर्यसेन, ये बंगाल के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मास्टर सूर्यसेन ने किया था। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सैयद वंश के ये जो चारों सुल्तान हैं इनका सही कालक्रम दिखाना है। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिज्र खान। इसका क्या था कालक्रम? तो सैयद वंश का स्थापना 1414 ईस्वी में हुआ। ये 7 साल तक रहा था, तो 1421 तक ये रहा। फिर आया मुबारक शाह, जो कि 1421 ईस्वी में बना, 1421 ईस्वी में बना और 1434 ईस्वी तक ये रहा। फिर इसके बाद आया मोहम्मद शाह। ठीक है, पहले खिज्र खान आया, फिर आया कौन? मुबारक शाह आया, फिर कौन आया? मोहम्मद शाह आया, जो कि 1445 से लेकर के ये 1421 से लेकर के 1434 तक रहा। फिर 1434 से लेकर के 1445 ईस्वी तक मोहम्मद शाह रहा। फिर अलाउद्दीन आलम शाह जो था वो 1445 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक ये रहा। ये जो है अंतिम शासक था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। और सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिज्र खान, जो कि संस्थापक था। और ये कब सैयद वंश का स्थापना हुआ था? तो 1414 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 3 2 4। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल। इसका डिटेल है, खिज्र खान 1414 से 1421 ईस्वी इस वंश का संस्थापक था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि खुद को रैयत ए आला कहा। इसने क्या कहा? रैयत ए आला खुद को कहा। ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। मुबारक शाह जो था वो इसका खिज्र खान का जो था पुत्र था और इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए और इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अहिया बिन अहमद सरहिंदी, जो कि किसके लेखक है? तो तारिक ए मुबारक शाही के लेखक है, वे इसके दरबार में रहते थे, अहिया बिन अहमद हिंदी। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह, जो 1434 से 1445 ईस्वी तक शासक रहा। यह मुबारक शाह का भतीजा था। इसके शासनकाल में सल्तनत की शक्ति बहुत कम हो गई थी। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी, यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसने स्वेच्छा से दिल्ली का सिंहासन बहलोल लोदी के लिए छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? वेसर शैली का उदाहरण जो है वह होयसलेश्वर मंदिर है, जो उत्तर भारत में बनाया जाता है। उत्तर भारत में जो बनाया जाता है वो उसको क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। उत्तर भारत वाले मंदिर को नागर शैली के रूप में बनाया जाता है और दक्षिण भारत वाले मंदिर को कैसे बनाया जाता है? तो द्रविड़ शैली के रूप में बनाया जाता है। द्रविड़ द्रविड़ और जो ये दोनों का मिक्स होता है उसको कहते हैं बेसर शैली। ठीक है, तो बेसर शैली से निर्मित मंदिर कौन है? तो होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटका में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर। और इस क्वेश्चन का डिटेल है, ये मंदिर जो है मुख्य रूप से भारत के कर्नाटक राज्य बेल्लूर, हल्दिया और सोमनाथपुरा में स्थित है। इसके निर्माता कौन है? होयसल राजवंश के राजाओं।
जैसे कि राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। ये किस समय बना था? तो इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ये अपनी अनूठी वेसर शैली और नक्षत्र तारों के आकार के आधार के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया है? तो 2023 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली के मंदिर कैसे कैसे होते हैं और उसकी विशेषता क्या है। तो पहला आता है नागर शैली। नागर शैली जो है यह मुख्य रूप से उत्तर भारत की मंदिर शैली है, जिसमें मंदिर के शिखर ऊपर की ओर घुमावदार होते हैं। इसमें द्रविड़ शैली की तरह भव्य प्रवेश द्वार, जिसे कि गोपुरम कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा था कि द्रविड़ शैली के मंदिर में जो प्रवेश द्वार होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे गोपुरम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा अपना उत्तर भारत का मंदिर। देख लीजिए, लगभग इसी तरह से सब जगह बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये है द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत की प्रमुख शैली है, जिसमें मुख्य मंदिर का शिखर सीढ़ीदार पिरामिड जैसा होता है। आप जितना भी दक्षिण भारत का मंदिर देखेंगे, उसका जब देखेंगे ऊपर की ओर तो सीढ़ी के जैसा होगा। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके विशाल और नक्काशीदार प्रवेश द्वार है, जिसे गोपुरम कहते हैं। देखिए, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि इसका जो प्रवेश द्वार होता है उसको क्या कहता है? गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, और इसमें एक गर्भगृह होता है जो कि सबसे अंदर होता है, और ये इस जो है बहुत भव्य बनाया जाता है, बहुत विशाल बनाया जाता है ये मंदिर। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में पाया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु वगैरह में, केरल में, कर्नाटका में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, अगला है बेसर शैली। बेसर शैली जो होता है ये नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रित रूप है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक के क्षेत्रों में विकसित हुई। इसमें मंदिर का आधार और सजावट दोनों शैलियों के तत्वों को मिलाकर तैयार किया जाता है। ये जो मंदिर बनाया जाता है, बेसर शैली से जो मंदिर बनाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि कुछ मिक्स किया जाता है द्रविड़ का और कुछ मिक्स किया जाता है नागर शैली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पंचायती समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, ये गलत है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये भी गलत है, 21 वर्ष है। और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराते, ये सही है। जो राज्य चुनाव आयोग जो होते हैं वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाते हैं, और विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग करवाते हैं। इस क्वेश्चन को और डिटेल से देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव कराने का जिम्मा राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर 7वीं अनुसूची हो गया। अभी देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची, यह अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करती है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची, इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है, जैसे रक्षा, रेलवे और बैंकिंग। राज्य सूची, इस पर समान परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार कानून बना सकता है, मतलब सामान्य परिस्थितियों में, तब सब चीज जब नॉर्मल चल रहा हो तो उस समय इसमें कानून कौन बना सकता है? तो राज्य सूची ये राज्य ही बना सकता है। जैसे पुलिस, कृषि, सार्वजनिक, स्वास्थ्य। अगर जो उस राज्य में आपात लगा हुआ है तो उस समय कौन बनाएगा? या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस समय उस राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? तो संघ बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। तीसरा है संवर्ती सूची, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है, जैसे शिक्षा, वन, विवाह। और सभी अनुसूचियों के बारे में ऑप्शन में जो है उसके बारे में देखते हैं। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में क्या है? यह अनुसूची विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत के राज्यों जैसे असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें क्या है, 5वीं में तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, और 6ठी में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के का इसमें प्रशासन है। 8वीं में क्या है, तो 8वीं में भारतीय भाषाओं का आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में कितनी आधिकारिक भाषाएं थी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 14, लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा होता है, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, डोगरी, मैथिली, संथाली, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी कर सकते हैं, तो रिट जारी करते हैं। रिट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिट। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा समादेश यानी रिट जारी किया जा सकता है। अब 5 रिट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो रिट, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संविधान के तहत न्यायालयों को उन्हें लागू करने की विशेष शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। इसके तहत हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। रीट कितने तरह के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में इसको उपस्थित करना है। परमादेश क्या है, किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देना। प्रतिषेध क्या है, तो निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। उत्प्रेषण क्या है, लंबित मुकदमों को निचली अदालत से ऊपर भेजने या फैसले को रद्द करने के लिए। अधिकार परीक्षा क्या है, यह पूछने के लिए कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है। ठीक है, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध मतलब रोकना। ठीक है, और उत्प्रेषण मतलब कि लंबित जितना भी मुकदमा निचली अदालत में है उसको बोलता है कि आप ऊपरी अदालत में इसको भेजिए। और अधिकार परीक्षा क्या है, तो ये पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हुए हैं या इस पद ये काम कर रहे हैं। तो और आगे भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। तो ये कौन सा प्रभारी हो जाएगा, तो भारतीय मानक ब्यूरो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो। गृह मंत्रालय तिरंगे के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने से संबंधित नियमों जिसे भारतीय ध्वज संहिता 2002 कहते हैं को नियंत्रित करता है। लेकिन जब बात ध्वज के निर्माण और गुणवत्ता के मानकों को लागू करने की आती है तो इसका जिम्मेदारी किसका होता है, तो BIS को होता है, भारतीय मानक ब्यूरो को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मानक निर्धारण कैसे किया जाता है, तो BIS भारतीय ध्वज के डिजाइन, रंग, आकार और कपड़े की गुणवत्ता के लिए विशिष्ट मानक जैसे कि IS-1 निर्धारित करता है। इसे ISI कहते हैं, यहाँ पे गलती से टाइप मिस्टेक हो गया है। ये ISI जो होता है बहुत बार देखे होंगे, इस तरह से रहता है, ऐसे इस तरह से रहता है, ISI मार्क होता है। ध्वज संहिता 2002, यह संहिता सुनिश्चित करती है कि ध्वज का सम्मान बना रहे, जबकि BIS सुनिश्चित करता है कि ध्वज तकनीकी रूप से सही बना हो। सामग्री मूल रूप से केवल हाथ से काते गए और बुने हुए ऊन, कपास या रेशमी खादी के उपयोग की अनुमति थी, लेकिन 2021 के संशोधन के बाद मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे की भी अनुमति दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चारों युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये जोधपुर में है, ये सही है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये जोरहाट में है, ये सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये जबलपुर में है, ये सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शिमला हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के शिमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 12। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो इसमें क्या है, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन जो हुआ था वो 1774 ईस्वी में हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तब इसके अनुसार आप देख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, फिर उसके बाद आ जाएगा 4, फिर 3 और फिर 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर डी नंबर। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1971 से 73। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में चूना पत्थर भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, नमक भी पाया जाता है और जस्ता भी पाया जाता है। इसके लिए इसका यहाँ बहुत ज़्यादा भंडार है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। राजस्थान भारत का एक ऐसा खनिज संपन्न राज्य है जिसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ चूना पत्थर भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, नमक और जस्ता के उत्पादन और भंडारण में देश में अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड फेनमैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड फेनमैन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखते हैं सॉल्यूशन। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1974 में जापानी वैज्ञानिक नोरियो तनिगुची ने किया था, लेकिन इस विषय की अवधारणा और नींव रखने का श्रेय भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन को दिया जाता है। लिनस पॉलिंग ये रसायन विज्ञान और शांति दोनों क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। ये लिनस पॉलिंग जो है, इन्हें केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार मिला और शांति में भी नोबेल पुरस्कार मिला। निकोला टेस्ला ये एक महान आविष्कारक और इंजीनियर थे जिन्होंने प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी धारा कहते हैं, बिजली प्रणाली के विकास के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एआई का जनक कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। इसका राइट आंसर ब्लूटूथ हो जाएगा। ब्लूटूथ जो है यह क्या करता है? ब्लूटूथ या WPAN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। यह आमतौर पर 10 से 100 मीटर की सीमा में काम करता है और कम बिजली की खपत कम करता है। इसका उपयोग फ़ोन, हेडफोन और लैपटॉप जैसे व्यक्तिगत उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 17 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पाटलिपुत्र को किसने पोलीब्रोथा कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। ठीक है, और देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो मेगास्थनीज जो है एक यूनानी ग्रीक राजदूत था जिसे सिलिकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारत और मौर्य साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया था। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम कौन सा है? तो संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें यहाँ पर ऑप्शन गलत मार्किंग हो गया, इसका सही आंसर बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभु संपन्न किसे कहते हैं? भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई भी देश जब अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होता है तो उसे संप्रभु संपन्न कहा जाता है। समाजवादी यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका अर्थ होता है लोकतांत्रिक समाजवाद।
पंथ निरपेक्ष, यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। लोकतंत्रात्मक, सरकार की शक्ति का स्रोत जनता है। रिपब्लिक, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। किसी भी देश का अगर जो राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा तो वह देश गणराज्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। इस क्वेश्चन को और डिटेल से देखते हैं। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में 1812 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन 1962 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से इसे पुनर्जीवित किया गया। इस उत्सव के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिलकर जुलूस निकालते हैं। इसमें मेहरौली स्थित ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर फूलों की चादर और पास ही स्थित योगमाया मंदिर में फूलों की पंखे अर्पित किए जाते हैं। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जिन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन संश्लेषण। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनिक थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। उन्हें 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ संयुक्त रूप से मिला था। अनुवांशिक कोड क्या होता है? तो उन्होंने अनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी। उन्होंने यह समझाने में मदद की कि कोशिका के अनुवांशिक कोड, जिसे डीएनए कहा जाता है, मौजूद जानकारी किस तरह प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करती है। और इन्होंने क्या किया था? तो कृत्रिम जीन का निर्माण किया था। इन्होंने प्रयोगशाला में दुनिया का पहला कृत्रिम जीव सफलतापूर्वक बनाया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का पहला कृत्रिम जीव प्रयोगशाला में किसने बनाया था? तो हरगोविंद खुराना ने बनाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलिएक रोग हो जाता है? तो किस विटामिन की कमी से सीलिएक रोग हो जाता है? तो विटामिन B12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। सीलिएक रोग क्या है? सीलिएक रोग जो है यह एक ऑटो इम्यून विकार है जिसमें व्यक्ति के ग्लूटेन, गेहूं और जौ राई में पाने जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसे ग्लूटेन कहते हैं। खाने से छोटी आंत में समस्या होने लगती है। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसके कमी से क्या होता है? तो रतौंधी या जीरोफेथलेमिया। विटामिन B1 थायमिन, इसके कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, इसके कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन B3 नियासिन, पिलाग्रा, त्वचा पर जो दाग होता है उसको पिलाग्रा कहते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, बालों का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, इसमें क्या होता है? एनीमिया, जिसे रक्तहीनता कहते हैं और त्वचा रोग हो जाते हैं। विटामिन B7 जिसे विटामिन H भी कहा जाता है, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम बायोटीन, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से क्या क्या होता है? तो एनीमिया, पांडु रोग, सीलिएक रोग में इसकी कमी हो जाती है। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसके कमी से क्या होता है? स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इसके कमी से क्या होता है? रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टोमेलेशिया वयस्कों में। विटामिन E टेकोफेरॉल, इसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति में कमी, बांझपन। और विटामिन K फिलोक्वेनोन, इसके कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का ना जमना। नेक्स्ट, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो कोशिका द्रव कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर स्थित जेली जैसा पदार्थ है। इसमें कोशिका के सभी अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि तैरते रहते हैं। ये कोशिका होता है, इसके जो अंदर रहते हैं भरे हुए, इसको क्या कहते हैं? तो इसको जेली कहते हैं, मतलब कोशिका द्रव्य कहते हैं। जेली जैसा जो भरे रहते हैं इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी के अंदर
इसी के अंदर जो है कोशिकांग रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि जो है इसी के अंदर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जो है सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट। भारत सरकार 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टस। और देखते हैं राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, जिसके नीचे सत्यमेव जयते अंकित है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। गायन समय कितना होना चाहिए? तो 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से लिया गया है ये गीत। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टस, जिसे 1963 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथेरा टाइग्रिस, जिसे 1973 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा, जो पवित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस, जो एकता और अमरता का प्रतीक है। तो अगर जो आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 3 के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें।